ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका और चंद्रगुप्त अपने चारित्रिक विशेषताओं के कारण नायक सिद्ध होते हैं। चंद्रगुप्त के संवादों से और उसके आचरण से हमें ये प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त में वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो किसी नायक के अंदर मौजूद होनी चाहिए या उसके चरित्र में वो सब गुण होने चाहिए। आप देखिए कि समय समय पर जब शकराज के पास में रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए तैयार होता है तो वो ध्रुव स्वामिनी का वेश धर करके अपने कुल की जो वधू है उसकी लाज बचाने के लिए, एक स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए वह वहाँ पर उपस्थित होता है। कई स्थानों पर चंद्रगुप्त के संवाद के माध्यम से हमें उनके सभी जो गुण होने चाहिए नायक में वो सारे दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि वो वीर है, साहसी है, उदार है, समर्पित है, स्नेहिल है, प्रिय बोलने वाला, विनयशील है। रामगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक है वो उसके बिल्कुल विपरीत है और वो उसका बड़ा भाई है जो भी षड्यंत्र पूर्वक सिंहासन पर बैठा हुआ है। वह कायर, अधर्मी, लोभी, विलासी है, जबकि चंद्रगुप्त अत्यंत विनम्र, कुशल और वीर, इन सभी गुणों से परिपूर्ण है। इन्हीं गुणों को आधार पर, इन्हीं गुणों को हम देखें, इन्हीं के आधार पर चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक सिद्ध होता है, क्योंकि नाटक के अंत में जो नायक और नायिका ही जो फल मिलता है उसके भोक्ता होते हैं। प्रस्तुत नाटक में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ही दोनों अंत में मिलते हैं और जो फल उन्हें मिलना चाहिए उसका भोग वो करते हैं। रामगुप्त जो है से वो साम्राज्य मुक्त होता है और जो एक धीरोदात्त नायक में गुण होने चाहिए वे सारे के सारे चंद्रगुप्त के भीतर विद्यमान हैं। तो आज हम चंद्रगुप्त जो नायक के रूप में है यहाँ पर उपस्थित हुआ है उसकी चारित्रिक विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे कि वास्तव में चंद्रगुप्त जो है उनके चरित्र के भीतर कौन से ऐसे गुण थे जो किसी नायक में होने चाहिए और जिसके आधार पर हम उन्हें एक नायक सिद्ध कर सकें, नायक बता सकें ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत। अब देखिए कि चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है अत्यंत आकर्षक है। वह कर्तव्यनिष्ठ और मर्यादा पालक भी हमें दिखाई देता है। साथ में वह सच्चा प्रेमी है, वीर है, गुप्त वंश की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करने वाला है, उसके भीतर के मान सम्मान का उसे ध्यान है। और कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देखें, शीर्षकों में बांट करके देखा जाए तो कुछ विशेषताएं उनके चरित्र की, चंद्रगुप्त के चरित्र की हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। उनमें आप देखिए कि आकर्षक व्यक्तित्व, गुप्त वंश की मर्यादा का जो रक्षक है, स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ, शक्तिशाली वीर, अनन्य प्रेमी भी हमें वो ध्रुव स्वामिनी के संदर्भ में दिखाई देता है। और इस प्रकार से ये कुछ बिंदु है जो हमें चंद्रगुप्त को एक नायक के रूप में ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत उसको नायक सिद्ध करते हैं। पहले देखिए कि आकर्षक व्यक्तित्व किस प्रकार से है कि जगह जगह जो संवाद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं चंद्रगुप्त नाटक में, तो चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है अत्यंत आकर्षक है, सुदर्शन है, मनोहर है और संवाद में बीच में आता है कि उसके हृदय में देवताओं का वास है और उसको देख करके कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ध्रुव स्वामिनी का ये कथन यहाँ पर उल्लेखनीय देखिए, वो खड्ग धारणी जब वो बंदी बना करके एक से शकराज के वहाँ जो है उसमें होती है, या चंद्रगुप्त की वो प्रतीक्षा
या उससे प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, लेकिन वहाँ पर वो एक बंदिनी के रूप में होती है, उपस्थित होती है। खड्गधारणी माँ जो है रामगुप्त के यहाँ पर देखिए उसकी सेवा के लिए खड़ी है। उससे क्या कहती है वो, हाँ मैंने देखा था उसे, वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। वो चंद्रगुप्त के लिए कहती है जब वो उनके बीच में एक संकेत के माध्यम से बातचीत होती है। बाद में उसके रूप का स्मरण करते हुए क्या कहती है कि कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। मतलब वो चंद्रगुप्त के हृदय की, चंद्रगुप्त की जो प्रेम की, चंद्रगुप्त के जो है आकर्षक जो व्यक्तित्व है उसकी वो है सराहना करती है, उसकी प्रशंसा करती है कि उसको देख करके कोई भी पुलकित हो सकता है। और शकराज्य के हाँ वो स्त्री के वेश में, मतलब ध्रुवसानी के वेश में जब चंद्रगुप्त जाते हैं तो क्या उठता है, ऐसा तीव्र आलोक ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब वो भी एक से भ्रमित हो जाता है। चंद्रगुप्त का जो स्त्री वेश धर करके वो ध्रुव स्वामिनी को बचाने के लिए ध्रुव स्वामिनी का ही रूप धारण करके वहां जाता है, और इसको देख करके शकराज क्या कहता है कि क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, मतलब इतना सौंदर्य उसके भीतर समाया हुआ था। तो एक तरह से एक आकर्षक व्यक्तित्व का जो धनी चंद्रगुप्त यहाँ पर हमारे समाज उपस्थित होता है। दूसरी बात है कि चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था, तो और एक तरह से वो जो है कर्तव्यपरायण, विनम्र, साहसी, उदार, वीर, प्रिय बोलने वाला, प्रजा के दुख को समझने वाला है। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक रामगुप्त ने उसे हटा दिया था और खुद साम्राज्य का अधिकारी बन बैठा, जबकि समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त को ही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन परिस्थितिवश वो वहाँ से नहीं बैठ पाया और उसको हटा दिया गया। तो आप देखिए कि गुप्त वंश का जो मर्यादा का जो है रक्षा करने का जो भाव है, जो समर्पण भाव है, वो सब चंद्रगुप्त के हृदय में समाया हुआ है। और वो गुप्त वंश की मर्यादा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हो जाता है। जब वो ध्रुव सामने के साथ में जाता है कि भाई जीवित रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वहाँ वध कर दिया जाता है तो इसकी कोई चिंता नहीं। यदि गुप्त वंश की रक्षा करने के लिए, मर्यादा के लिए, बचाने के लिए उसे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो कोई उसको गम नहीं या दुख नहीं है। वह अपने अमात्य से कहता है, मैं ध्रुव सामनी बन करके सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल रहा तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझो वैसा करना। ये संवाद हम पढ़ चुके हैं और ऐसा हम देखते हैं कि जब वो शकराज के शिविर में जाने के लिए ध्रुव सामनी के साथ में तत्पर होता है, तैयार होता है। और सारा कुछ भी गुप्त कुल में जो कलह मची हुई है, जो षड्यंत्रकारी वहाँ पर षड्यंत्र रचे हैं, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि उसे अपने कुल की जो है मर्यादा का ध्यान है और उसे बड़ी पीड़ा होती है जब यहाँ पर यह अव्यवस्था देखता है। तो कहा जा सकता है कि वो कुल की मर्यादा का रक्षक है और वह अपने जीवित रहते, वो सोचता है कि भाई मेरे जीवित रहते वह गुप्त कुल की जो है समुद्रगुप्त का जो गौरव था, जो स्थापित किया हुआ गौरव था, उसे पद दलित होते हुए नहीं देख सकता था। अतः ध्रुव सामने के वेश में शकराज के पास में स्वयं उपस्थित होता है ध्रुव सामने की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर ये इनका चरित्र जिस प्रकार से उद्घाटित होता है, एक कर्तव्य निष्ठा भी उनके भीतर है। चंद्रगुप्त के भीतर वो अत्यंत कर्तव्य निष्ठ है और अपने कर्तव्य के प्रति वो कर्तव्य निष्ठ था। कैसे कि जब ध्रुव सामने रामगुप्त की ओर जो है उससे परेशान होकर के जब वो शकराज के पास उसे भेजने के लिए तैयार होता है तो उससे वो विनती करती कि भाई उसकी रक्षा करे, उसे वहाँ ना भेजे। लेकिन कायर रामगुप्त जो है कुछ भी नहीं सुनता है, तो वो आत्महत्या बोलती है कि मैं अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा मैं खुद करूँगी, और वो आत्महत्या के लिए तैयार होती है। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त क्या कहता है कि जीवन जो है विश्व की संपत्ति होता है। इस प्रकार से वो अपनी बात कह करके ध्रुव सामने को आत्महत्या करने से रोकता है और उसके साथ में वो शकराज के शिविर में जाता है, स्त्री के वेश में जाता है। इससे ऊपर का जो संवाद हम अभी पढ़ चुके हैं कि मैं सफल रहा तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जो उचित समझो वो करना, ऐसा वो कहता है सामंतों से। वहाँ जा कर के वो जब शकराज को जीतना क्या कहते अपना कर्तव्य समझता है कि भाई किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार गुप्त कुल की जो है रक्षा करनी है, मर्यादा का बचाव करना है,
और शकराज को जीतना वो अपना क्या है, प्रमुख कर्तव्य समझता है। कहता है कि मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। जब वो स्त्री के वेश में शिविर में जाता है, विजय जब उसको हो जाती है तो वहाँ से चलने को तत्पर हो जाता है। मंदाकिनी से वो कहता है, तो उसे ये भी लोभ नहीं है कि भाई मैंने विजय प्राप्त कर ली है या मैंने शकराज का वध कर दिया है तो मुझे इसका जो है कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए या मैं सिंहासन पर बैठूं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि भाई मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर वो एक कर्तव्यनिष्ठ के रूप में, नायक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। शक्तिशाली वीर देखिए आप कि चंद्रगुप्त व्यक्ति जो है वीर, साहसी, शक्ति से ओतप्रोत है। वो डरता नहीं है और उसे अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी भी प्रकार से नारी के वेश में ध्रुव सामनी बन करके शकराज के शिविर में जाता है और शकराज को वहाँ पर चुनौती देता है। मैं हूँ चंद्रगुप्त, पता चलता है ना जैसे उसे, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। ये बात उसको खुली जो है चुनौती देता है, डरता नहीं है। इस प्रकार से वीर और शक्तिशाली है, साहसी है और शक्ति से ओतप्रोत है और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास है। वो शकराज पर धोखे से वार भी नहीं करता है, उसे चुनौती देता है, फिर उसको जो है उसका मुकाबला करता है और अपने रण कौशल, अपने एक कुशल योद्धा की भांति उसका वध करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में। और ध्रुव सामनी जब बंदी बनाने का उसका समाचार आता है तो वो लोह की जो श्रृंखला उसके बंदी उसको तोड़ करके अपने आप को मुक्त करता है और शिखर स्वामी से कहता है कि तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ, अब मैं शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। मतलब कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब शकराज का वध करने के बाद में रामगुप्त की जब बात आती है और वो बंदी है तो ध्रुव सामने कहती है कि तुम इन बेड़ियों से अब मुक्त हो जाओ, तब ये बात होती है। अनन्य प्रेमी है, ध्रुव स्वामिनी से वो प्रेम करता है, वो उसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। ये आप पढ़ चुके हैं कि वो शकराज के शिविर में चला जाता है, उसे चुनौती देता है। वो कहता है कि मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपने मधुर आलोक डाल दिया था, अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भुलाने का प्रयत्न किया। और फिर वो अपना जो है वाक्य अधूरा छोड़ देता है। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं वो प्रेम अभी तक जो छिपा हुआ था, जो रामगुप्त के कारण वो उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया था, वह ध्रुव सामने को आत्महत्या करने से बचाता है। वो उसकी रक्षा के लिए शकराज के शिविर में जाता है और ध्रुव सामने जब उसे बार बार समझाती है और ध्रुव सामने को वो बार बार समझाता है कि जब वो आत्महत्या करने के कि नारी की जीवन की रक्षा के लिए इतने बड़े, और जब वो कहती है कि नारी की रक्षा के लिए इतने बड़े उत्सर्ग की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम मुझे बचाने के लिए शकराज को चुनौती दे रहे हो, तो उस समय चंद्रगुप्त कहता है देवी ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो किंतु हृदय निश्छद्म है। मेरे हृदय में कोई आवरण या छलावा नहीं है। और चंद्रगुप्त का प्रेम इतना अनन्य है कि वह ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए डरता नहीं है और सीधा का सीधा वहाँ से उससे चुनौती के साथ में अपने पूर्ण जो है वीरता के साथ में युद्ध करता है और शकराज से किसकी रक्षा करता है? ध्रुव सामने की वो रक्षा करता है। बाद में वो क्या कहता है, मैं आज ये स्वीकार करने में संकोचित हो रहा हूँ कि ध्रुव सामने मेरी है। हाँ, वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई ये मूक स्वीकृति आज बोल रही है। बाद में जब सब कुछ सुव्यवस्थित होता है तब वो ये बात स्वीकार करता है और मंदाकिनी से अपनी बात को कहता है। जब वो शकराज का वध कर देता है उसके बाद की बात है, वो स्वीकार करता है कि वो ध्रुव स्वामी से प्रेम करता है। और इस प्रकार से हम संवादों के माध्यम से जब चंद्रगुप्त अपने जो चारित्रिक विशेषताएं के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होता है, उसमें वो शीलवान है, शक्तिवान है, आत्मसम्मानी है, गहन चिंतनशील है, दार्शनिक भी है, दृढ़ निश्चयी भी है। सारे गुण जो एक अच्छे नायक में, एक श्रेष्ठ नायक में होने चाहिए, वो सारे के सारे गुण हमें कहाँ दिखाई देते हैं? चंद्रगुप्त में दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए उसके पिता जो समुद्रगुप्त ने उसे अपना, तो छोटे होते हुए भी रामगुप्त के स्थान पर उसे अपना उत्तराधिकारी, गुप्त वंश का जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन रामगुप्त जो है षड्यंत्र पूर्वक उसे
हटा करके गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नायक के रूप में चंद्रगुप्त हमारे समक्ष उपस्थित होता है। वो वीर है, साहसी है, कर्तव्यनिष्ठ है, मर्यादा प्रिय है, आत्मसम्मान जो है उसके भीतर है, आत्मसम्मानी है, दूसरों का सम्मान करना भी वो जानता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम देखें तो एक धीरोदात्त नायक की श्रेणी का वह अधिकारी यहाँ पर हमें दिखाई देता है अपने चारित्रिक गुणों के आधार पर।